एक छोटा सा कैफे है जिसका नाम है बर्न एंड ब्रू। इसकी ओनर रिया है जिसकी एज 26 है। फुल ऑफ हसल लाइफ। कैफे इतना हिट हुआ कि लोगों ने लाइन में खड़े होकर के ऑर्डर्स दिए हैं। एक दिन रिया सोचती है कि मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लेती हूँ। नई मशीन्स, एक्स्ट्रा सिटिंग, डिलीवरी सिस्टम, ये सारी चीजें लगाने की उसकी इच्छा हुई। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? बैंक लोन ले, इन्वेस्टर से इक्विटी ले, या अपनी सेविंग्स में से पैसा लगाए? रिया ने इसका डिसीजन बहुत ही जल्दी ले लिया और सीधे ही लोन ले लिया, क्योंकि इंटरेस्ट लो था और ओनरशिप भी डाइल्यूट नहीं हुई। इनिशियल मंथ्स में सेल्स तेजी से बढ़ी। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस हाई दिख रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक स्लो सीजन आया। सेल्स गिर गए, इंटरेस्ट देना मुश्किल हो गया, लिक्विडिटी टाइट हो गई। कैफे का डेली काम रुकने वाला था। रिया ने फिर से एक फाइनेंशियल प्लान बनाया। कुछ प्रॉफिट्स रिटेन किए, कुछ ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज किए, और आज बन एंड ब्रू बहुत स्टेबल है। तो इस कहानी का पॉइंट क्या है? फाइनेंस सिर्फ पैसे लेना नहीं है, सही डिसीजन लेना है। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे फंड करना है, कितना डिविडेंड देना है, और डेली पानी जैसा वर्किंग कैपिटल मैनेज करना है। यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज हम इसी को स्टेप बाय स्टेप तोड़ेंगे। सो वेलकम टू निर्माण कॉमर्स, जहाँ आपका हर एक चैप्टर बहुत ही सिंपल तरीके से एलैबोरेट होगा। तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम बिजनेस फाइनेंस की। बिजनेस फाइनेंस होता क्या है? सबसे पहले तो बिजनेस चलाने के लिए जो पैसे चाहिए वही बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। ये पैसे हमें क्यों चाहिए? स्टेब्लिश करने के लिए, रन करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए, और टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स को खरीदने के लिए, जैसे मशीनरी, सॉफ्टवेयर, रॉ मटेरियल, सैलरी, बिल्स वगैरह। अगर पैसे सही टाइम पे नहीं होंगे तो बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। पॉइंट, अडेक्वेट फाइनेंस इज मस्ट। अब बात करते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या? प्लानिंग, अक्वायरिंग और मैनेज करना बिजनेस के फंड्स को, ताकि वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। सिर्फ पैसे उठाना नहीं, उसे सबसे इफेक्टिव तरीके से यूज करना। इसके डिसीजंस तीन मेन बकेट्स में आते हैं। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक होता है डिविडेंड डिसीजन। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, तो इसके अलावा और भी चीजें होती है, जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। प्रैक्टिकल अगर इसको देखा जाए तो स्टार्टअप को डिसाइड करना होता है, एंजल फंडिंग ले या बैंक लोन ले, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ही टास्क है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी क्यों है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के? तो इसके चार मेन ऑब्जेक्टिव्स है। फंड्स का अवेलेबिलिटी, राइट टाइम पर आपके पास में फंड्स हो। कॉस्ट ऑफ फंड्स मिनिमाइज करना, सस्ते सोर्सेस चूज करो जहां से आपके पास में पैसा आ सके। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, जहां रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट वहीं पर इन्वेस्ट करो। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। फाइनल एम होता है शेयर प्राइस बढ़े। अगर आप एक ही चीज, एक ही ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखोगे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही आपका एक ऑब्जेक्टिव अपने मन में रखते हो, तो बाकी के तीन ऑब्जेक्टिव अपने आप अलाइन हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं अपन इंपॉर्टेंस की। क्यों जरूरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? सबसे पहले तो सरप्लस फंड्स की शॉर्टेज को अवॉइड करने के लिए बिजनेस का स्मूथ ऑपरेशन इंश्योर करता है। प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के बीच बैलेंस बनाता है। ग्रोथ और एक्सपांशन को फैसिलिटेट करता है। तो सिंपली फाइनेंस अगर टाइट हो तो ऑपरेशंस रुक जाते हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपरली चेक करते रहें। अब बात करते हैं अपन चार टाइप के फाइनेंशियल डिसीजंस की। सबसे पहले बात आती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म फंड्स किस प्रोजेक्ट में डालने हैं, यही इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स और रिस्क को। टूल्स जो नोट्स मेंशन करते हैं, जैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, पे बैक पीरियड, ये सारे कुछ टूल्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। इनके बारे में आप फ्यूचर में कभी पढ़ोगे। तो जो लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर देखते हैं। इसके बाद में आता है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब होता है कि आपको फंड किस तरीके से किस स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने हैं, हाउ टू फंड इट। आपको डेट लेना है, यानी कि कहीं से उधार लेना है, लोन वगैरह लेना है, या इक्विटी देनी है, यानी कि खुद का पैसा लगाना है। आपको बोरोड फंड यानी डेट लेना है, या ओनर्स फंड यानी इक्विटी लेनी है। किस सोर्स से आपको पैसा फंड करना है, या फिर दोनों का मिक्स करना है। डेट सस्ता होता है, इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है पर रिस्की है, फिक्स कमिटमेंट देना पड़ता है। इक्विटी सेफ होता है, इसमें कोई फिक्स लाइबिलिटी नहीं होती है, पर कॉस्टली होता है क्योंकि डिविडेंड्स
टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक टर्म है यहाँ पे। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या मतलब होता है? अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है तो हमेशा आपको ईपीएस यानी डेट आपका ईपीएस फेवरेबल बनाएगा। इसमें कई तरीके के रेशोज होते हैं जो आप अकाउंटिंग में भी पढ़ोगे और इस चैप्टर में आने वाले पार्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़ने वाले हो। तो ये टर्म्स कुछ याद रखना। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसको सीधी भाषा में अगर मैं समझाऊं तो कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, कितना आपने डेट लिया और कितना आपने इक्विटी लिया है आपके बिजनेस को फंड करने के लिए, दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंसिंग डिसीजन। अब सारा सारा बिजनेस तो आप खुद के पैसे से चलाओगे नहीं, कुछ पैसा आपको उधार भी लेना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हुए ही आप ये कॉम्बिनेशन डिसाइड करोगे। इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं। अब बात आती है हमारे पास में डिविडेंड डिसीजन की। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? हाउ टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट आपको किस तरीके से शेयर करना है, ये डिसीजन कहलाता है डिविडेंड डिसीजन। कितना डिविडेंड देना है और कितना रिटेन करना है फॉर ग्रोथ, ये डिसीजन लेना आपका डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अर्निंग्स, कैश फ्लो पोजीशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और भी बहुत कुछ। रेगुलर डिविडेंड से शेयर होल्डर्स सेटिस्फेक्शन मिलेगा, रिटेन अर्निंग से फ्यूचर ग्रोथ मिलेगी और डिविडेंड पॉलिसी से शेयर प्राइस पे इफेक्ट होगा। इसीलिए डिविडेंड डिसीजन पर भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बस ये तीन चीजें याद रखना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, फाइनेंसिंग डिसीजन यानी कि कैसे इन्वेस्ट करना है, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन, और डिविडेंड डिसीजन यानी कि प्रॉफिट्स और शेयर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद में आता है हमारे पास में वर्किंग कैपिटल डिसीजन, डे टू डे फंड मैनेजमेंट। इसको हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहते हैं। जो बिजनेस में यूज होने वाले करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज से रिलेटेड फंड्स होते हैं, उनको मैनेज करने से रिलेटेड जो चीजें होती है वो वर्किंग कैपिटल कहलाती है। अब इसके अंदर भी प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल बहुत हाई होता है, वर्किंग कैपिटल भी बहुत हाई होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम होती है। लिक्विडिटी क्राइसिस भी आ सकती है। अगर आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू आपकी जो करंट एसेट है उसमें से आप अपनी करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, तो आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। ये एक प्रैक्टिकल पार्ट है जो आपने अकाउंटेंसी में भी शायद पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम इसी चैप्टर में अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। अब बात करते हैं अपन फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना और सोर्सेज डिसाइड करना। कवर्स शॉर्ट टर्म बजट एंड लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों जरूरी है ये? तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये जो आपका शॉर्टेज होता है, शॉर्टेज को अवॉइड करता है, सरप्लस को भी अवॉइड करता है, एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं उनको अवॉइड करता है, आपके बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग इंश्योर करता है और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाने में भी हेल्प करता है, और फ्यूचर में आपको किस तरीके से काम करना है उसका भी एक प्रॉपर रोड मैप आपको लेकर के देता है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं अपन अपने इस चैप्टर के मेन टॉपिक की, विच इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा मैंने कहा था, आपका जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है उसमें एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि हमारा डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होता है। आपके इन्वेस्टमेंट में कितना प्रपोर्शन डेट होगा और कितना प्रपोर्शन इक्विटी होगा, वो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वही है जहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो और शेयर वैल्यू मैक्सिमम हो। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि डेट और इक्विटी का कॉस्ट। भाई आप मार्केट से लोन ले रहे हो और लोन के ऊपर इंटरेस्ट है 10% का, आपने जितना लोन लिया क्या आपकी उतनी अर्निंग हुई है? अगर नहीं तो डेट लेना आपके लिए सेफ नहीं है। हाँ, आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हो कि 50% खुद का पैसा लगाओगे और 50% आप डेट लोगे, तो जितना डेट आपने लिया है आपकी अर्निंग्स में से उसको आप रीपे कर सकते हो। सो दैट इज द थिंग। उसके बाद में इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जैसा मैंने अभी बताया, फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल, मार्केट की क्या कंडीशंस है, ये सारी चीजें, कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद में अमाउंट और नेचर क्या है आपके फाइनेंसेस और कैपिटल का, ये सारे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं अपन फिक्स कैपिटल के बारे में। फिक्स कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीजें, ऐसी चीजें जो लंबे समय तक आपके बिजनेस में रहने वाली है, जो लंबे समय तक आपके पास में आपको रिटर्न देने वाली है। इसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका बिजनेस किस नेचर का है,
किस स्केल पर आपके बिजनेस के ऑपरेशंस चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैसी क्या है, ग्रोथ पर्सपेक्टिव, डाइवर्सिफिकेशन, ये सारी कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपके फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करती है। वर्किंग कैपिटल जैसा मैंने पहले बताया ही है, जो डे टू डे फंड्स होते हैं, उनके जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए लगने वाले फंड्स को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब अपन सीधे आ जाते हैं ईबीटी ईपीएस एनालिसिस के ऊपर। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इस कॉन्सेप्ट का मेन आइडिया क्या है, इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, कैसे डिफरेंट फाइनेंसिंग ऑप्शंस, यानी कि डेट हैवी वर्सेस इक्विटी हैवी, यानी ज्यादा डेट लेना है या ज्यादा इक्विटी लेना है, क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा। मैंने कहा कि अगर आप लोन लोगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पर आपकी अर्निंग्स इतनी नहीं हो रही है तो आप इंटरेस्ट कैसे चुकाओगे, राइट। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको डेट कितना लेना है और इक्विटी कितनी रखनी है। इसी चीज को एनालाइज करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एक बेकरी के एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक बेकरी का एग्जांपल है, ईबीआईटी किसी बेकरी का है, केक्स बेकरी बना रही है, इंटरेस्ट, बोरोड, ओवन का खर्चा। ईपीएस मतलब क्या, फाइनल रुपीज पर ओनर, यानी इसको इस तरीके से समझो कि एक बेकरी पर डे या पर वीक कितने केक्स बना रही है, नंबर ऑफ केक्स, कितने केक्स बना रही है। अब उस केक को बनाने के लिए उसने क्या क्या चीजें बोरो कर रखी है, जैसे कि मान लो फ्लावर, आटा और ओवन, उसके लोन की कॉस्ट उसने उधार पर ले रखे है, उसका उसको पैसा चुकाना है, ठीक है। उसके बाद में टैक्स, गवर्नमेंट को भी तो प्रॉफिट में से कुछ शेयर देना पड़ेगा ना। उसके बाद में जो कुछ बचेगा, अर्निंग पर शेयर, नंबर ऑफ रुपीज ईच केक, हर केक के लिए बदले में हर ओनर को कितना कितना पैसा जा रहा है, ये सारा कुछ एक स्ट्रक्चर की तरह से डिसाइड किया जाएगा। इसको और बेटर एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट किसी चीज पर कम देना पड़ रहा है और बदले में आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों को हम आरओआई बोलते हैं, बट स्टिल वी हैव टू कीप द डिफरेंस इन द माइंड। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है, देन इट इज ऑलवेज अ फेवरेबल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंपनी है जिसे 10 लाख रुपए की जरूरत है किसी पर्टिकुलर काम के लिए। उसके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो 100% इक्विटी शेयर्स इशू कर दे, 100 रुपीज ईच के हिसाब से जितने भी इक्विटी शेयर्स बनते हैं वो शेयर्स इशू कर दे, और ऑप्शन बी है उसके पास में कि आधा आधा कर ले, आधा इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे और 50% वो ले ले डेट कहीं से भी। अब डेट लेगा तो उसको उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब उसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको ऑलरेडी गिवन है, टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले की अर्निंग है उसके पास में 10 लाख, और उसको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना है 50% ऑफ इट्स अर्निंग्स। तब आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना है आपको, खाली कैलकुलेट करना है कि आप कॉम्बिनेशन किस तरह से फिट बैठाओगे। पहला ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन ए, जिसमें सिर्फ इक्विटी ही है। इक्विटी में आपकी इनकम है कितनी, 2 लाख रुपीज की, उसमें आपको इंटरेस्ट कुछ नहीं देना, उसमें आपको टैक्स देना है 50% का, यानी कि 1 लाख रुपीज आपने टैक्स दिया। आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, 1 लाख रुपीज का। तो अगर पर शेयर में बात करूं, अगर 100 रुपीज के शेयर ईच के हिसाब से उसने इशू करें तो 10,000 शेयर बनते हैं। एक शेयर के ऊपर कितना कमा रहा है, 10 रुपए कमा रहा है। वहीं अगर वो आधा डेट और आधा इक्विटी रखता है तो कैसे काम बनता है, देखो 2 लाख का आपका अर्निंग है, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख रुपए की अर्निंग है, जिसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया कितना, 50,000 का आपने इंटरेस्ट पे किया, 10% के हिसाब से 50% इंटरेस्ट बनता है। अब आपका अर्निंग यानी टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना बनता है, 1,50,000। अब इसमें से आपको 50% का टैक्स लेस करना है। देखो पिछले केस में आप 1 लाख रुपीज टैक्स पे कर रहे थे, इस केस में आपको सिर्फ 75,000 का ही टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 75,000 हो रहा है। अब शेयर्स कितने, आपने 50% शेयर्स इशू करे, यानी कि 5,000 शेयर्स इशू करे 100 रुपीज ईच के हिसाब से, उसके ऊपर आपकी अर्निंग्स कितनी हो रही है, रुपीज 15 की इसके ऊपर आपको अर्निंग हो रही है। तो सीधी सी बात है, जब आप 100% इक्विटी इशू कर रहे हो तो आपको 10 रुपए की अर्निंग हो रही है, और जब आप आधा डेट ले रहे हो और आधी इक्विटी लगा रहे हो तो 15 रुपए कमा रहे हो। तो डेट हर केस में बुरा नहीं होता। आप सोचोगे कि इंटरेस्ट पे करना है डेट बुरा है, ये वो नहीं, हर केस में डेट बुरा नहीं होता है, ये बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज होता है। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन बी बेटर है, जिसमें हमारा अर्निंग पर शेयर ज्यादा है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं। तो अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से, नंबर ऑफ शेयर्स से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम डिवाइड कर देते हैं, तो आपका अर्निंग पर शेयर ईपीएस आ जाता है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैंने और देके रखा है यहाँ पर, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे सॉल्व करके आंसर्स कॉमेंट में बताना कि कौन से ऑप्शन का ईपीएस बेटर है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको अर्निंग पर शेयर निकालते आना चाहिए।
अब इस चैप्टर के कुछ की टर्म्स है जैसे कि ईबीआईटी। ईबीआईटी मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईपीएस, ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर। पीएटी, पीएटी हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से, जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ईपीएस आता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, हमारा ईपीएस आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपका डेट और इक्विटी का मिक्सचर। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब क्या? यूजिंग डेट टू एनहांस अर्निंग पर शेयर। तो ये पूरा था हमारा चैप्टर का एक शॉर्ट लुक। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया और आपने इस चैप्टर में कुछ चीजें सीखी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और निर्माण कॉमर्स को फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।